हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो बुक फर्स्ट है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका चैप्टर फर्स्ट इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और यह वीडियो जो होगा पार्ट 2 होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी राष्ट्र बनाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन चुनौतियों की चर्चा किया गया है। तो चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स हैं, एनसीईआरटी किताबें हैं, तो यह जो वीडियो है उनके लिए लाभदायक होने वाला है। ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई प्रश्न पूछने हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @Abhishek200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। तो पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखेंगे, जो पहला टॉपिक होगा वो होगा रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय आखिर किस प्रकार भारत में हुआ, रजवाड़ों की विलय में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, सरकार का इस पर नजरिया क्या था, हैदराबाद और मणिपुर जैसे अन्य देशी रियासतों के विलय में किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखता है रजवाड़ों का विलय। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय तो लिखता है ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। जो ब्रिटिश इंडिया थी वो दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, यानी एक जो हिस्सा था उसमें अंग्रेजों का शासन था। एक हिस्से पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था, यानी अंग्रेज वहां डायरेक्ट शासन करते थे। और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे, और दूसरा हिस्सा वैसा हिस्सा था जिसमें देसी रजवाड़े थे, यानी वहां राजाओं का शासन था, राजा शासन करते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण था, तभी जस्ट मैंने बताया, यानी डायरेक्ट वहां जो ब्रिटिश थे वे शासन करते थे। लेकिन जो देसी रजवाड़े थे, दूसरी तरफ जो रजवाड़े थे, उन पर राजाओं का शासन था और राजा रजवाड़े शासन करते थे, सम्राट शासन करते थे। लेकिन राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी, यानी राजाओं तो राजा जो थे वो तो नाम मात्र का शासन करते थे, उनके पीछे ब्रिटिश सरकार का हाथ होता था, यानी जैसा वो कहते थे ठीक उसी तरह वहां के राजा करते थे, यानी उनके इशारे पे नाचते थे ये सभी राजाएं जो देसी रजवाड़ों के राजा बने हुए थे। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक जो है समस्या। रजवाड़ों के विलय को लेकर भारत ने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसे किस प्रकार से इन समस्याओं के हल निकाला गया और उसे किस प्रकार सॉल्व किया गया। तो लिखता है आज़ादी के तुरंत पहले, यानी जस्ट पहले जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो उससे कुछ महीने पहले ही अंग्रेजी शासन ने घोषणा किया था। इस घोषणा में उन्होंने कहा था कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे, यानी जैसे ही भारत आज़ाद होगा ठीक उसी दौरान ब्रिटिश अधीनता वाले जितने भी रजवाड़े थे, जिन रजवाड़ों पर ब्रिटिशों का प्रभुत्व था, ब्रिटिश शासन कर रहे थे, वे भी आज़ाद हो जाएंगे साथ साथ। लेकिन इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आज़ाद हो जाएंगे। इन्होंने जो घोषणा किया उसमें साफ साफ कह दिया गया कि जितने भी राजा रजवाड़े थे, जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, वे सभी एक साथ आज़ाद हो जाएंगे जैसे ही भारत का आज़ादी की घोषणा किया जाता है। अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या फिर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। साथ साथ तीसरा ऑप्शन भी उनके पास था, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यानी अंग्रेजों ने तीन तरह के कंडीशन सौंप दिए। एक तो यह कि चाहे तो वो भारत में शामिल हो जाए, या फिर चाहे तो एक जो नया देश बना है मुस्लिम लीग के द्वारा उसमें शामिल हो जाए, यानी पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर तीसरा एक विकल्प था, तीसरा ऑप्शन था कि अपना खुद का देश अलग बना ले, या अपना एक खुद का देश बनाए। तो तीन तरह के उनके सामने विकल्प थे, चाहे तो भारत में शामिल हो जाए, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर खुद अपना एक अलग देश बन जाए। तो ये तीन तरह के कंडीशन थे जो अंग्रेजों ने उनके सामने रखी थी। भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र हैसियत बनाए रखने का फैसला रजवाड़ों की प्रजा को नहीं करना था, यह फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो राजाओं को डिसीजन लेने का जो
फैसला लेने का जो अधिकार दिया गया उसमें वहां की प्रजा को नहीं, रजवाड़ों की प्रजा को नहीं दिया गया, बल्कि वहां के जो राजा थे उन राजाओं को दिया गया। अगर राजा रजवाड़ों की प्रजा को दिया जाता तो एक लोकतांत्रिक तरीके से मान लिया जाता कि हाँ, यहाँ की जो जनता है भारत में शामिल होना चाहती है या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है या फिर अपना खुद स्वतंत्र देश बनाए रखना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह जो फैसला है या डिसीजन लेने का अधिकार वहां की राजाओं को दे दिया गया, ना कि जनता को। यह जो डिसीजन था अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या थी, क्योंकि वहां रजवाड़ों की प्रजा अगर ये डिसीजन लेती तो शायद अच्छा होता, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया और यह अधिकार उन्हें राजाओं को दे दिया गया, जो रजवाड़ों के राजा होते थे उन्हें दे दिया गया। यह जो था अपने आप में एक गंभीर समस्या थी और एक शर्मनाक फैसला भी था। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने विभिन्न जो राष्ट्र हैं, भारत यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके बगल में यहाँ पे पाकिस्तान था। मैप पे हम बाद में आएंगे, फिलहाल अभी अगला टॉपिक समझते हैं। समस्या जो थी रजवाड़ों के विलय को लेकर, वो जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। यानी जो समस्या थी, समस्या ने जल्द ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, अपने प्रभाव दिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर कहाँ है तो उसे मैप पे समझिए। अभी तो त्रावणकोर नहीं है, लेकिन जो ये केरल वाला साइड वाला इलाका था, ये त्रावणकोर के नाम से जाना जाता था, जिसको मैंने अभी डार्क किया हुआ है, डार्क ब्लैक किया हुआ है। ये जो पूरा इलाका था वो केरल के किनारे वाला, वो पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाता था? त्रावणकोर कहलाता था। तो ये इलाका को त्रावणकोर कहा जाता था। तो इसी रजवाड़े ने, यहाँ के राजा ने ही अपने आप को आजाद रखने की घोषणा किया। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने ही अपने आप को आजाद रखा। अगले दिन हैदराबाद ने भी ऐसा किया। यानी हैदराबाद के जो शासक थे वो निजाम थे, निजाम ने भी ऐसे ही घोषणा कर दिया कि हम भी अपना खुद स्वतंत्र देश बनाएंगे, हम ना भारत में जाएंगे ना पाकिस्तान में जाएंगे, हम तो खुद एक अलग राष्ट्र बनेंगे, एक अलग देश बनेंगे। तो त्रावणकोर और हैदराबाद दोनों ने ही सेम टू सेम फैसला लिया। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। जो भोपाल के नवाब थे, आप यहाँ देख सकते हैं, भोपाल यहाँ मध्य प्रदेश के इलाके में आएगा। मध्य प्रदेश के इलाके में भोपाल, यहाँ के जो नवाब थे, यहाँ के जो शासक थे, वो नहीं संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। रजवाड़ों के शासकों के रवैये से, जो रजवाड़े थे, रजवाड़ों के जो शासक थे, जो वहाँ राज करने वाले राजा थे, उनके रवैये से, उनके व्यवहार से यह बात क्लियर हो गई, बात साफ हो गई, स्पष्ट हो गई कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान छोटे छोटे देशों की शक्ल में बंट जाने वाला है। यानी ऐसा लगने लगा कि सभी रजवाड़े तो चाह रहे हैं कि हम अपना अलग देश बन जाए, अलग देश बन जाए। तो ऐसा जान पड़ने लगा, एक छोटा सा आभास दिखाई देने लगा कि अब नहीं, अब तो अलग अलग देश के टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग देश बन जाएंगे इस भारत का। अधिकतर रजवाड़ों में शासन जो था अलोकतांत्रिक तरीके से, ध्यान रहे लोकतांत्रिक नहीं, अलोकतांत्रिक रीति से चलाया जाता था। यानी जितने भी रजवाड़े थे भारत में, 565 रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, तो इनमें अधिकतर पे जो शासन किया जाता था अलोकतांत्रिक तरीके से किया जाता था। यानी उसमें जनता का मत शामिल नहीं होता था, जनता के अनुसार वहां शासन नहीं होता था। और रजवाड़ों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। यानी वहां जो शासन चलाए जाते थे रजवाड़ों पर, वो अलोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाता था, तानाशाह के जरिए चलाया जाता था। और वहां के जो शासक थे, जो राजा थे, वो अपनी जनता को ये सारी सुविधाएं जो लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं उसे देने के लिए तैयार भी नहीं था। अब हम देखेंगे कि जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों की विलय पर सरकार का आखिर नजरिया गया था। सरकार क्या सोच रही थी? सरकार ने आखिर कुछ प्रयास किए भी कि नहीं किए अपनी ओर से, कि उन्होंने ऐसा ही छोड़ दिया कि जो हो रहा है जो होने दो? तो यहाँ हम देखेंगे कि आखिर सरकार ने कौन कौन से अपनी ओर से प्रयास किए। तो लिखता है, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना, हमें तो लग ही रहा था कि भारत छोटे छोटे देशों में बट जाएगा, क्योंकि इतने सारे देशी रियासतें हैं और सभी चाह रहे हैं कि हम अलग रहें, अलग रहें। सभी के मन में यह भावना पनप रही थी। तो ऐसा आभास होने लगा था, ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में हम बट जाने वाले हैं। लेकिन इस संभावना के विरुद्ध, इस संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। यहाँ एक वर्ड आ रहा है, अंतरिम सरकार। आखिर ये कैसी सरकार होती है? तो अंतरिम सरकार उस सरकार को कहा गया था जब भारत आज़ाद हुआ था, और आज़ादी मिलने के साथ ही तो भारत में चुनाव हुए नहीं। तो 1947 में हम आज़ाद हुए और 1952 में चुनाव हुए और सरकार बनी, चुनी हुई सरकार बनी। लेकिन 1947 से 1952 तक जो सरकारें चला रही थी, जो बिना चुनाव के चला रही थी, जो सरकार चला रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बिना
चुनाव का था, तो जो उस दौरान सरकारें चलाई जा रही थी उसे कहा गया अंतरिम सरकार, यानी जो बिना चुनाव के निर्वाचन के सरकारें चल रही थी उसे अंतरिम सरकार कहा गया। 1947 से लेकर 1952 तक, 1947-1952 के बीच के सरकार को अंतरिम सरकार कहा गया। तो इस सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग के बारे में हमने पढ़ा दिया था पार्ट 1 में। इसी मुस्लिम लीग के चलते ही पाकिस्तान का गठन किया गया, पाकिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बना, इसी के मांग के चलते। तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया। इस लीग का मानना था, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग यही सोच रहे थे कि आखिर इतना प्रेस क्यों डाल रहा है भारत। उन्हें ये जो मुस्लिम लीग थे वे सोच रहे थे कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी उनके मन में जो आता है, चाहे तो वह भारत में शामिल होना चाहेंगे तो भारत में शामिल हो जाए, या फिर पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भी शामिल हो जाए, या फिर अलग देश बनाना चाहते हैं तो अलग देश भी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वे ऐसा चाह रहे थे मुस्लिम लीग। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। लेकिन एक बात सामने आई कि जो रजवाड़ों के शासक थे, उन शासकों को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने प्रलोभन देकर, उन्हें बहला फुसलाकर आखिर किसी न किसी तरीके से रजवाड़ों का विलय कर लिया। और यह जो था ऐतिहासिक भूमिका निभाई इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण भारत के अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने तो भारत में शामिल होने के लिए मना लिया, लेकिन कुछ ऐसी देसी रियासतें थी, ऐसे देसी रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा उनके साथ। अब हम देखेंगे कि देसी रजवाड़ों, देसी रियासतों की इस चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। आखिर देसी रजवाड़ों की विलय को लेकर किन प्रकार की समस्याएं थी, सरकार का नजरिया क्या था, इन सभी चर्चा से 3 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो कि अधिकतर रजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी को समझाया बुझाया, उन्हें कुछ प्रलोभन दिए। तो इससे पता चला कि अधिकतर जो रजवाड़े हैं उनमें, अधिकतर रजवाड़ों में अधिकतर लोग जो है भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के राजा ने, वहाँ के जो राजा है वो नहीं मानने को तैयार है। भारत सरकार का रुख लचीला था, यानी भारत सरकार ऐसा भी नहीं था कि पूरा प्रेशर डाल रहा हो, पूरा दबाव डाल रहा हो किसी भी प्रकार का कि भारत में शामिल होना है तो होना है। उनका जो रुख था लचीला था, नॉर्मल था, और वह कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार था। स्वायत्तता का मतलब होता है कुछ अलग से उन्हें सहायता दे दिया जाए, कुछ अलग से उन्हें अनुदान दे दिया जाए ताकि वो अच्छे से और डेवलप हो सके, उनके लिए कुछ अच्छा किया जा सके सरकार के द्वारा। तो स्वायत्तता यही होता है, यानी उनके लिए कुछ बेटर सुविधा उपलब्ध कर दी जाए। जैसे जम्मू कश्मीर जो था उसे स्वायत्तता दे दी गई थी। स्वायत्तता के तहत उन्हें विशेष सुरक्षा दिया गया था और उन्हें बहुत सारी विशेष सुविधाएं भी दी गई थी जम्मू कश्मीर को। तो भारत सरकार का जो रुख था रजवाड़ों के विलय को लेकर वो बहुत ही नॉर्मल था, लचीला था। तीसरी बात थी कि विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन के सवाल पर खींचतान जोर पकड़ रही थी। यानी जैसे ही विभाजन की पृष्ठभूमि था, उस दौरान भारत आजाद हुआ था, तो विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सीमांकन, उनकी जो सीमांकन करना था, जो बॉर्डरिंग खींचनी थी, आखिर कौन से इलाके कहाँ तक होंगे, तो सीमांकन के सवाल पर जोर जोर से खींचतान जोर पकड़ रही थी। और ऐसे में देश की क्षेत्रीय अखंडता और एकता का सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठा। यानी खींचतान जो पकड़ रही थी सीमांकन को लेकर कि आखिर कौन से इलाके कहाँ तक होंगे, महाराष्ट्र कहाँ तक होगा, गुजरात कहाँ तक होगा, जो एरिया को लेकर, जो राज्य है उनके क्षेत्रफल को लेकर ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था, तो इससे अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता खतरे में पैदा हो रही, क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहा था और एकता का सवाल भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो उठा। नोट में यहाँ एक बात लिखी गई है कि भारत सरकार ने विभिन्नताओं, जो डाइवर्सिटी है, उनको सम्मान देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को संतुष्ट करने के लिए यह स्वायत्तता का रुख अपनाया था। स्वायत्तता हमने बता ही दिया कि स्वायत्तता का मतलब क्या होता है। स्वायत्तता का मतलब होता है कुछ विशेष सुविधाएं देना, कुछ अलग से सहायता राशि प्रदान कर देना, या कुछ अलग से उनको प्रॉफिट पहुंचाना ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।
तो उसे हम स्वायत्तता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वायत्तता कहते हैं। तो भारत सरकार ने स्वायत्तता दिया था, लेकिन विभिन्नताओं को सम्मान देने के लिए और क्षेत्रीय मांगों को संतुष्ट करने के लिए, ताकि क्षेत्रीय मांगे जब संतुष्ट होंगी तो जो विद्रोह है, विद्रोह की भावना कम होगी, और विद्रोह की भावना कम होगी तो हमें एकता बढ़ेगी, एकता के सूत्र में हम बंधे रहेंगे। तो इस चलते भारत ने स्वायत्तता का रुख अपनाया था। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। यानी जितने भी रजवाड़े थे जिनकी सीमाएं आजाद हिंदुस्तान की सीमाओं से मिलती थी, 15 अगस्त आते आते तक सभी भारत में शामिल हो गए। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। यानी जितने भी देसी रजवाड़े भारत में शामिल हुए, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी से एक साइन कराया, एक लेटर पे साइन कराया, और उस लेटर का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऐसा क्यों किया गया? ताकि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का विलय को लेकर अगर विवाद उठता भी है तो यह एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक स्रोत के रूप में यहाँ से पता चलेगा, एक औपचारिक उपबंध यहाँ से हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना गया, ताकि भविष्य में हमें एक पुख्ता सबूत मिलता रहे। तो इस कारण जो था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के एक सहमति पत्र पर इनसे हस्ताक्षर कराए। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, ये 4 रियासतें हैं। इनका नाम ध्यान रखें, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। इन चारों रियासतों के विलय का बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन और संघर्षशील साबित हुआ। यानी ये ऐसे 4 रियासतें थे, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, जो भारत में तो शामिल होना ही नहीं चाहते थे। यानी एक ये जो चाहते थे, एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये भी पाकिस्तान में भी नहीं शामिल होना चाहते थे, बल्कि ये अपना खुद का राष्ट्र बनाना चाहते थे, एक अलग राष्ट्र बनाकर रहना चाहते थे। तो इनका भी विलय हुआ भारत में, लेकिन बहुत ही कठिनाई के साथ हुआ और संघर्षशील साबित हुआ। यानी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा भारत सरकार को, तब इन्हें भारत में शामिल किया गया। तो सबसे पहले जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ अभी देखा जाए वर्तमान स्थिति में तो यहाँ गुजरात के साइड में था, गुजरात के इलाके में जूनागढ़ पड़ता था। तो गुजरात के यहाँ पे जूनागढ़ का इलाका था। ठीक है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद कुछ इस प्रकार यहाँ था, बहुत बड़ा एक देसी रियासत था। तो कुछ इस वाले एरिया में था हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में हैदराबाद था, जो बहुत बड़ी रियासत थी। दूसरा था कश्मीर। कश्मीर ये पूरा का पूरा जो रेड है, पूरा का पूरा ये इलाका पूरा क्या था? कश्मीर था। और अंत में एक क्या था? मणिपुर। तो मणिपुर यहाँ पे एक इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका जो था मणिपुर कहलाता था। तो ये जो 4 रियासतें थी, ये 4 रियासतों के विलय में भारत सरकार को बड़ी महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ा। तो आपने इन चारों की लोकेशन देख ली कि ये चारों कहाँ स्थित है। तो ऊपर में सबसे पहले कश्मीर स्थित था, इसके गुजरात वाले साइड में जूनागढ़ स्थित था, और बीच में अगर देखा जाए तो बीच में हैदराबाद है, और पूर्व की ओर देखा जाए ईस्ट की ओर तो यहाँ पे मणिपुर था। ये चारों देशी रियासतों के विलय में भारत सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, तब ये जाकर भारत में कहीं शामिल हुए। तो सबसे पहले हम हैदराबाद के बारे में जानेंगे और उसके बाद मणिपुर के बारे में जानेंगे। तो हैदराबाद एक देशी रियासत है, जो बहुत बड़ा देशी रियासत था। हैदराबाद चारों ओर से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी एक बहुत बड़ी रियासत थी। यानी जो हैदराबाद थी हमने उसका लोकेशन दिखा दिया मैप में। तो एक बहुत बड़े इलाका था, बहुत बड़ी देशी रियासत थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र में पड़ते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। यानी जो हैदराबाद है अभी वर्तमान का हैदराबाद, जो पुराना हैदराबाद था अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। यानी हमने तो सिर्फ इतनी से इलाका बताया, अभी का जो पूरा इलाका था ये पूरा महाराष्ट्र का इलाका था, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा इलाका क्या था? तो पूरा का पूरा इलाका जो था हैदराबाद कहलाता था। यानी हैदराबाद के पास एक काफी बड़ी मात्रा में क्षेत्रफल था। पुराने हैदराबाद आज के क्या थे? तो महाराष्ट्र में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हैदराबाद के जो शासक थे, जो राजा थे वहां के, उनको निजाम कहा जाता था। और वह दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था। जो हैदराबाद के शासक थे, निजाम दौलतमंद लोगों में शुमार किया जाता था, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में गिने जाते थे। निजाम चाहता था
कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए। जैसा कि हमने पहले बताया, ये चाहते थे कि ना हम भारत में शामिल हो ना पाकिस्तान में, ये अपना खुद का आज़ाद रियासत पाना चाहता था या आज़ाद रियासत का दर्जा पाना चाहते थे। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का एक समझौता किया और यह समझौता 1 साल के लिए था। इसी दौरान हुआ क्या कि हैदराबाद के लोगों के बीच में गुस्सा भड़का और निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। यानी जो हैदराबाद की जनता थी, जो प्रजा थी, उन्होंने निजाम के शासन के विरुद्ध, शासन के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे। जो तेलंगाना वाले इलाका, इसमें तेलंगाना वाला भी इलाका आता था, तो तेलंगाना इलाके के जो अभी के तेलंगाना है, उस इलाके के जो किसान थे, क्योंकि तेलंगाना उस वक्त तो हैदराबाद में ही आता था, तो तेलंगाना अभी की जो तेलंगाना है, उस इलाके के जो किसान थे, निजाम के जो दमनकारी शासन से खासतौर पर दुखी थे। यानी जो निजाम ऐसे ऐसे नीतियां बनाता था किसानों को लेकर, उनके खेत को लेकर, तो उनकी नीतियों से ये लोग सहमत नहीं थे। इस वजह से उनके दमनकारी जो नीतियां थी, उनके दमनकारी नीतियों से खासतौर पर दुखी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि महिलाएं जो थी निजाम के शासन में सबसे ज्यादा जुर्म का शिकार हुई। यानी महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा इन इनके शासनकाल में जुल्म का शिकार होना पड़ा। महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से आ जुड़ी। यानी जैसे ही आंदोलन छेड़ दिया गया निजाम के विरुद्ध, तो महिलाएं कहाँ पीछे रहने वाली थी, महिलाओं ने तो और ज्यादा प्रताड़ना झेली थी। तो इस वजह से महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ी और हैदराबाद से इस आंदोलन का गढ़ बन गया। जो हैदराबाद जो मेन टाउन था, जो मेन इलाका था हैदराबाद का, इस आंदोलन का गढ़ बन गया। यानी बहुत जोर शोर से यहाँ पे आंदोलन देखने को मिले, बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ देखने को मिली। आंदोलन को देख निजाम ने लोगों के खिलाफ अर्धसैनिक बल रवाना किया। यानी जैसे ही उनको पता चला, हैदराबाद के निजाम को, हैदराबाद के शासक जिसे निजाम कहा जाता था, तो निजाम को जब पता चला कि वहां की प्रजा निजाम के विरुद्ध में आंदोलन छेड़ रही है, आंदोलन कर रही है, विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्होंने एक फैसला लिया और अर्धसैनिक बल को रवाना कर दिया कि जाओ मामला क्या है उसे सुलझाओ। जो ये अर्धसैनिक बल थे, ये वास्तव में रजाकर कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? रजाकर कहे जाते थे। तो निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे उन्हें रजाकर कहा जाता था। रजाकर जो थे अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे और अत्याचारी थे। इन्होंने तो हदें कर दी थी। रजाकरों ने गैर मुसलमानों को निशाना बनाया। यानी जो रजाकर थे, रजाकर क्या थे? तो अर्धसैनिक बल थे जिन्हें रजाकर कहा जाता था। इन्होंने अपना निशाना गैर मुसलमानों को बनाया। वैसे लोग जो मुसलमान नहीं थे, किसी दूसरे धर्म के थे, चाहे तो हिंदू हो, मुस्लिम, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन मुसलमान ना हो, तो इन्होंने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। रजाकरों ने लूटपाट मचाई और साथ साथ हत्या किया, मर्डर किया, बलात्कार पर उतारू हो गए। यानी हर तरह से इन्होंने अत्याचार कर दिया। 1948 के सितंबर महीने में भारतीय सेना, जो इंडियन आर्मी थी, वे निजाम के सैनिकों पर काबू करने के लिए हैदराबाद पहुंची। और इन्होंने, भारतीय सेना तो थी लेकिन भारतीय सेना के रूप में नहीं, भारतीय सेना की वर्दी में ये नहीं गए थे, ये पुलिस की वर्दी में गए थे और वहां हैदराबाद पहुंची। जैसे ही हैदराबाद पहुंची 1948 के सितंबर महीने में, तो कुछ दिनों तक रसक से चलती रही, लड़ाई चलती रही। और उसके बाद उसने जो हैदराबाद के जो शासक थे, हैदराबाद के शासक निजाम थे, और उसके जो अर्धसैनिक बल थे जिन्हें रजाकर कहा जाता था, उन सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया भारतीय सेना के सामने। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही, जैसे ही निजाम ने, जो हैदराबाद के शासक था निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। यानी भारत में हैदराबाद को मिला लिया गया। और इस जो ऑपरेशन किया गया था, भारतीय सेना को भेजा गया था हैदराबाद में पुलिस के भेष में, तो इसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना गया। किस नाम से? ऑपरेशन पोलो के नाम से इसे जाना गया। और ऑपरेशन पोलो की सहायता से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। अब हम दूसरी रियासत जो मणिपुर है, इसके बारे में जानेंगे। तो मणिपुर के भारत में विलय को लेकर किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? आज़ादी के चंद रोज पहले, यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ, कुछ दिन पहले ही, ज़्यादा दिन पहले नहीं, बस कुछ रोज पहले की बात है, मणिपुर के जो महाराजा थे बोध चंद्र थे। मैं एक बार थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा।
तो जो आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के जो महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने भारत सरकार के साथ एक भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए कई सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यानी भारत के आज़ाद होते ही, भारत की आज़ादी के कुछ दिन पहले ही जो मणिपुर के महाराजा थे बोधचंद्र सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए उन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। यानी भारत सरकार ने कहा था उस दौरान जब मणिपुर भारत में मिल रहा था, उनका विलय भारत में हो रहा था, तो भारत सरकार ने आश्वासन दिया था, क्या दिया था कि मणिपुर की जो आंतरिक मामले होंगे, आंतरिक स्वायत्तता होगी, वो बरकरार रहेगी। यानी भारत सरकार मणिपुर के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आपको जिस तरीके से शासन चलाना है चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप भारत में मिलकर रहिए, भारत में विलय कर लीजिए, बस यही कहना था उस दौरान भारतीय नेताओं का। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया। यानी जो मणिपुर थी, मणिपुर में चुनाव कराए गए, जनता ने प्रेशर डाला, जनता के दबाव में वहां चुनाव कराया गया। कब? तो 1948 के जून महीने में। तो इस चुनाव में कराया गया। इस चुनाव के पर फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। अब जैसे ही डिसीजन आया तो डिसीजन में क्या लिया गया? लोकतंत्र की बहाली नहीं हुई, इस डिसीजन में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है, पहला हिस्सा है, जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया और अपनाकर चुनाव कराए गए। मणिपुर की विधानसभा में भारत में विलय के सवाल पर गहरे मतभेद थे। अब जब मणिपुर में जब राजतंत्र कायम हो गया, संवैधानिक राजतंत्र जब कायम हो गया, तो वहां की विधानसभा में एक मुद्दा उठाया गया। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय को लेकर सवाल खड़े किए गए और उस सवाल पे मतभेद देखे गए। यानी हर विधायक की अपनी अपनी राय थी, कुछ लोग भारत में मिलना चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं मिलना चाह रहे थे। तो जो मणिपुर की कांग्रेस पार्टी थी, मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि उस रियासत को, जो मणिपुर की रियासत है, उनको भारत में मिला दिया जाए। मणिपुर की कांग्रेस का यह विचार था, जबकि दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो दूसरे दल के नेता थे, वे इस बात के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत में हम मिले, मणिपुर को भारत में विलय हो। लेकिन जो मणिपुर की कांग्रेस पार्टी थी, वे चाहती थी कि कांग्रेस जो है, जो मणिपुर है, वो भारत में मिल जाए। मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा, जो विधानसभा भी नई नई बनी थी चुनाव के सहायता से, तो मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर, यानी बिना कोई पूछताछ किए बगैर, बिना कोई डिसीजन लिए, बिना उनसे पूछे, भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला। भारत सरकार ने महाराजा, जो मणिपुर के राजा था, उन पर प्रेशर बनाया कि वे भारत में शामिल होने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे, जल्दी से जल्दी करे। उन पर प्रेशर बनाया गया जो मणिपुर के राजा थे। तो आप सोच रहे होंगे कि मणिपुर का अभी भी राजा बचा हुआ है। हाँ, तो अभी हमने जस्ट ही बताया कि जो मणिपुर था उसमें चुनाव तो कराए गए, लेकिन वहां लोकतंत्र का काम नहीं किया गया, वहां संवैधानिक राजतंत्र में तो संविधान होता है, लेकिन राजा का तंत्र होता है, राजा का शासन होता है, इसलिए यहाँ महाराजा कर लिखा गया है। यानी मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पे दबाव डाला, उन पे प्रेशर बनाया कि आप भारत में शामिल होने के लिए जो समझौते हैं उन पे हस्ताक्षर कर दें, जो साइन होता है उसे साइन कर दें, ताकि आप भारत में विलय हो सकें। अब हम देखेंगे जो अगला टॉपिक है, राज्यों का पुनर्गठन। राज्य मतलब राज्य होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, भोपाल हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये होते हैं राज्य। और उनका पुनर्गठन, आखिर उनका दोबारा से गठन कैसे किया जाए? तो लिखता है बंटवारे हुए और देशी रियासतों। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। यानी बंटवारा भी हो गया और देशी रियासत भारतीय संघ में, कई सारे भारतीय संघ में मिले और कई सारे पाकिस्तान में मिले। तो ऐसा नहीं था कि इन दोनों ही प्रोसेस के जरिए भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया खत्म हो गया। अभी भारत राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बची हुई है। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को तय करने की चुनौती तो अभी बची हुई है। यानी भारत तो एक देश बन गया है, लेकिन उसके अंदर इतने सारी समस्याएं हैं। भारत के प्रांतीय सीमाओं को तय करने की अभी चुनौती थी। प्रांतों की जो आंतरिक सीमा है, प्रांतों की आंतरिक सीमा मतलब क्या? यही कि जो, जैसे मान लीजिए बिहार, तो बिहार का क्षेत्रफल कहाँ तक होगा? बिहार का क्षेत्रफल कहाँ तक होगा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कहाँ तक होगा? जो मध्य प्रदेश है उसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ होगा?
आखिर संस्कृति के आधार पर हम इनका गठन करेंगे या फिर भाषा के आधार पर हम इनका गठन करेंगे, आखिर किन आधार पे, या फिर धर्म के आधार पे हम इनका गठन करेंगे, आखिर किन आधार पे राज्यों का गठन किया जाएगा। तो ये समस्या तो भी बनी हुई थी। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले। यानी भारत के लोगों का मानना था कि इस प्रकार से राज्य बनाए जाएं ताकि एक भाषा के लोग एक राज्य में आ जाएं, उनकी संस्कृति भी एक राज्य में मिलती जुलती रहे, यानी एक संस्कृति के लोग एक राज्य में रहे, एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहे। ऐसी हम लोगों की विचारधारा थी। साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो, यानी हम तो चाह रहे थे कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहें, उनकी एक संस्कृति के लोग एक राज्य में रहें, तब जिससे राष्ट्रीय एकता खंडित ना हो। यानी हम लोगों के मन में एक भावना ना पैदा हो जाए कि हम तो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग भाषा बोलने वाले, अलग राष्ट्र की भावना ना आ जाए, अलग राष्ट्र बनाने की एक मांग की भावना ना आ जाए। ये मेन मुद्दा था। इसलिए ये सभी जो मानदंड सुझाए गए थे। औपनिवेशिक शासन उस शासन को कहा गया जिस दौरान ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया। तो औपनिवेशिक शासन के समय, जिस समय अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, हम गुलाम थे, उस समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। यानी उस समय भी राज्य बनाए गए थे, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से, यानी कहाँ शासन करना आसान होगा, कहाँ शासन करना कठिन होगा, इस बात पे वे बनाए गए थे। कहाँ से हमें व्यापार करने में सहूलियत होगी, कहाँ से खनिजों को, संसाधनों को जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा, इस आधार पे बनाया गया था, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे बनाया गया था उस दौरान। लेकिन या फिर ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र को अपने जीत लिया था, उतने क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। उस दौरान यही नीतियां अपनाई जाती थी। कौन सी दो नीतियां? या तो ब्रिटिश सरकार ने जिन क्षेत्रों को जीत लिया है रजवाड़ों से, वे क्षेत्र अलग प्रांत मान लिए जाते थे, या फिर प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से, यानी जहां पे बड़े बड़े नगर थे, जहां पे बंदरगाह थे, पतन थे, जहां से व्यापार करना, रेल लाइनें जहां उपलब्ध थी, तो उन क्षेत्रों को प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से अलग अलग बनाया गया था। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को, ऐसे जो ढांचा था, इन सिस्टम को मानकर इनको मानने से इनकार कर दिया, मानने से खारिज कर दिया। और भारत सरकार ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का उन्होंने वादा भी किया कि हम भाषा के आधार पर राज्य का गठन करेंगे। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। इससे कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। यानी जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, 1920 की बात कर रहा है, 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन मतलब मीटिंग हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने माना था, कांग्रेस ने यह बात बोली थी कि जब भी हम आज़ाद होंगे, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था कि हम 1947 में आज़ाद होंगे या फिर 1957 में या फिर 1937 में आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन उन्हें एक बात कही मोटा मोटी कि हम जब भी आज़ाद होंगे तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। किस आधार पे? तो राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पे हम करेंगे। कांग्रेस ने 1920 के अधिवेशन में ऐसा वादा किया। अब जब हम 1947 में आज़ाद होंगे तो इसकी मांग उठने लगी। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए, अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का भी तो खतरा पैदा हो सकता है। अगर भाषा के आधार पर हम बनाए तो राज्यों को, हमारे नेताओं को यह भी लग रहा था कि भाषावार राज्य यानी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से दूसरे सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से भी ध्यान भटक सकता है। केंद्रीय नेतृत्व ने यानी केंद्र सरकार ने इस मसले को स्थगित करने का फैसला किया। अब जब भारत आजाद हो गया तो भारत ने ऐसा डिसीजन लिया कि नहीं, हम भाषावार राज्यों का गठन नहीं करेंगे, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। अब केंद्र सरकार ने तो ये डिसीजन ले लिया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को जो स्थानीय नेता थे, जो सांसद और विधायक थे, उन लोगों ने विद्रोह किया। उन लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वे चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मना कर दिया, जिस कारण से जो स्थानीय नेता थे और जो जनता थी उन्होंने इसका खासा विरोध किया। पुराने मद्रास प्रांत, जो मद्रास प्रांत था, उसके तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। पुराने मद्रास जिसमें वर्तमान के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते हैं, यानी उसी को पुराना मद्रास मतलब
मद्रास वाला इलाका जो अभी तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश है, ये इलाके पहले मद्रास कहलाते थे। तो इन इलाकों में भी विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की, इन इलाकों में एक आंध्र नाम का अलग राज्य बनाने की मांग उठी, जो जोर शोर से एक विद्रोह के रूप में उठा। मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाके को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाएगा, ऐसी बात कहा। इन्होंने कहा कि जो मद्रास प्रांत है और उस मद्रास प्रांत में जो तेलुगु भाषी लोग हैं, जो तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए जो इलाके जिन जिन इलाकों में तेलुगु भाषी लोग रहते हैं, उनको एक अलग राज्य, एक नया राज्य बनाया जाए और उस राज्य का नाम आंध्र प्रदेश रखा जाए, ऐसी इन्होंने बात कही। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी, यानी तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, इस पक्ष में सभी जो थे राजनीतिक शक्तियां वो सभी एक समान थी। वे सभी चाह रहे थे कि भाषा के आधार पर तो राज्य बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। वे हाँ में हाँ मिलाए जा रहे थे। केंद्र सरकार जो थी हाँ ना की दुविधा में थी, वो सोच रही थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए, हाँ या ना, वे तो दुविधा में फंसी हुई थी केंद्र सरकार। और इसी दुविधा के कारण उन्होंने जल्द डिसीजन नहीं लिया, और जल्द डिसीजन न लेने के कारण आंदोलन ने जोर पकड़ा, लोगों ने विरोध किया। कांग्रेस के नेता और दिग्गज जो थे गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यहाँ पे नाम उनका है पोट्टी श्रीरामुलु। ये पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए। किस लिए बैठ गए? ताकि आंध्र नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए, आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए। इस कारण सरकार उनकी बातों को जल्दी सुने, इस वजह से वे भूख हड़ताल पे बैठ गए। लेकिन 56 दिनों तक वे भूख हड़ताल पे बैठे रहे, सरकारों ने उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो समस्या गंभीर हो गया। इससे बड़ी उनकी मृत्यु से बड़ी अव्यवस्था फैल गई और आंध्र प्रदेश में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। जब पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई अनशन के दौरान, तो लोगों में बहुत गुस्सा देखने को मिला। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल आए और पुलिस फायरिंग में अनेक लोग मारे भी गए। यानी देखा जाए तो एक तरह से पूरा जन विद्रोह खड़ा हो उठा था। लोगों में गुस्सा आग बबूला हो गया। मद्रास के विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से भी इस्तीफा दे दिया। कहा लो, हम जब हमारी बातें मानी ही नहीं जा रही है, हमारे अनुसार संशोधन ही नहीं किए जा रहे हैं, कि अलग राज्य भी नहीं बनाया जा रहा है, तो हम इस सीट का क्या करेंगे, लो हम सीट छोड़ देते हैं। तो जो मद्रास के विधायक थे, सांसद थे, इन सभी ने अपने सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार भारत सरकार ने दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की बात मान ही ली और उन्होंने कहा कि हम आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाएंगे जो तेलुगु भाषी बोलने वाले लोगों के लिए विशेषता होगा। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश नाम के एक अलग राज्य बनाने की घोषणा का ऐलान कर दिया। अब आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का जो संघर्ष है चल पड़ा। यानी जैसे ही आंध्र प्रदेश बना दिया गया भाषा के आधार पे तेलुगु भाषी लोगों के लिए, वैसे ही देश के दूसरे लोग भी ऐसा देख रहे थे कि हमें भी भाषा के आधार पे अलग राज्य बनाना चाहिए। तो इन सभी ने आवाज उठाने लगे, वे सभी जो थे एकजुट होकर आवाज उठाने लगे कि जिस तरह से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पे, उस तरह से हमें भी भाषा के आधार पे बनाइए। सभी लोग चिल्लाने लगे, सभी राज्य चिल्लाने लगे। तो इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे हम फजल अली आयोग भी कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो इसे 1953 में तैयार किया गया 1953 में, ताकि इन जो भाषा के आधार पर राज्यों की मांग किया जा रहा है उसे परखा जाए, आखिर कितना सही है, कितना डाटा एकत्रित किया जाए, एक सर्वेक्षण किया जाए। इसलिए इसका गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट टॉपिक, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग का काम क्या है? तो इस आयोग का काम निम्नलिखित है। पहला काम था कि राज्यों के सीमांकन, यानी जो बॉर्डरिंग है, कहाँ तक किस राज्य की बॉर्डरिंग होगी, कौन से राज्य कहाँ तक उसकी सीमा लगेगी, इन राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना था। इस बात पर खासा ध्यान रखना था कि कौन से राज्य की जो सीमा है किस देश से, किस राज्य से लगेगी और कहाँ तक उनकी सीमा होगी। दूसरी
इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया। जब इन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया तो इस रिपोर्ट में उन्होंने माना कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होगा, यानी जहां तक किसी खास वर्ग के लोग, किसी खास समुदाय के लोग, किसी खास भाषा बोली जा रही है तो वहां तक एक अलग राज्य की मांग माननी चाहिए, एक अलग राज्य बनाना चाहिए। तो इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की भी बात मान ली। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। अब इस आयोग ने अपनी अधिनियम रिपोर्ट 1953 में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसने अपना जब रिपोर्ट 1956 में दिया 3 साल बाद, तो इसमें इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया, एक कानून बन गया। अब इस कानून के आधार पे क्या हुआ कि इस कानून के आधार पे, इस अधिनियम के आधार पे भारत में सभी राज्यों को पुनर्गठित किया गया, फिर से सजाया गया कि कौन से राज्य कहाँ पे होंगे और किस समुदाय के लोग, किस भाषा के लोग कहाँ पे राज्य बनाए जाएंगे। तो इस अधिनियम के आधार पे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पे 14 राज्य शुरू में बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यानी कुल मिलाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शुरू में बनाए गए थे राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। तो यहाँ पे जो हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने बना दिया था और ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसके अब पूरा जो चैप्टर है फर्स्ट वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई टॉपिक्स नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स है आपके लिए खुला हुआ है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है, जो अपडेट्स हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।